कैसे मीशो ने 200 रुपए के प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी, जहां पर इनके सारे कॉम्पिटिटर्स दबा के लॉस कर रहे हैं बट ये प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। हमने हमेशा से सुना है कि अगर हम एक सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसमें हमारे मार्जिन्स कम होंगे, इस चक्कर में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। बट इस रूल को मीशो ने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है, आज की डिटेल्ड केस स्टडी में हम पूरा समझेंगे किस तरीके से मीशो स्टार्ट होता है, किस तरीके से वो पिवट करता है। तो अगर आपको पता नहीं है पिवट क्या होता है, इस केस स्टडी में आपको पूरा डिटेल के अंदर समझ में आएगा। मीशो की स्टार्टिंग होती है 2015 के अंदर, जहां पर 2 IIT ग्रेजुएट अपनी नौकरी छोड़ते हैं और वो लोकल बिजनेस की हेल्प करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, फैशनीर करके, मतलब फैशन नियर मी। इनका आइडिया होता है कि जितने भी आसपास के लोकल रिटेलर्स होते हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट करेंगे और उनका प्रोडक्ट बेचेंगे अपने प्लेटफॉर्म से। जैसे जोमेटो करता है, स्विगी करता है रेस्टोरेंट के लिए, उसी तरीके से कपड़ों के लिए, फैशन के लिए हम करेंगे। तो बेंगलोर के अंदर ये दिन रात धक्के खाते थे, अलग अलग दुकानों पर जाते थे, उनकी फोटो शूट करते थे, उनकी इन्वेंट्री संभालते थे, उनका सारा प्रोडक्ट कैटलॉग अपनी ऐप के ऊपर लेके आते थे। इनफैक्ट कंपनी के जो को फाउंडर है विदित, उन्होंने खुद से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया ताकि वो कस्टमर का फीडबैक जान पाए। बट बहुत सारा हाथ पांव मारने के बाद इनको समझ में आया कि बिजनेस इस तरीके से नहीं बनेगा। अगर कपड़ों की बात करके चले तो जरूरी नहीं है लोग आसपास वाली दुकान से लें, लोग कहीं दूर भी ट्रेवल कर सकते हैं कपड़ों के लिए। अगर हम दुकानदार की बात करके चले तो दुकानदार जरूरी नहीं है आसपास वालों को केटर करना चाहता है, वो चाहता है दूर दूर से भी लोग उसके पास में आए या फिर वो उन तक पहुंच पाए। तो 2015 के एंड के अंदर आके इन्होंने अपनी कंपनी को रीब्रांड किया, नाम रखा मीशो। तो मीशो का मतलब होता है मी शोरूम, तो मीशो मेरी दुकान। तो आइडिया ये होता है कि दुकानदारों को दुकान बना के देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह। यहाँ पर फाउंडर्स ने एक चीज को स्टडी किया, उस टाइम पे जो दुकानदार थे वो ऑर्डर व्हाट्सएप पे भी लिया करते थे, फेसबुक के मार्केट प्लेस पे भी अपने प्रोडक्ट की फोटो डाल देते थे, वहां से भी ऑर्डर लिया करते थे। तो उन्होंने उसी आइडिया को थोड़ा रिवैम्प किया और अपना रेफरल सिस्टम बनाया, जहां पर कोई भी इनके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो सकता है एज अ रीसेलर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं हूं मैन्युफैक्चरर, मैं ये टी शर्ट बनाता हूं, तो मैंने मीशो वालों को ये टी शर्ट दे दी। अब आपको ये वाली टी शर्ट पसंद आई तो आपने इस टी शर्ट का लिंक जनरेट करके अपने रिश्तेदारों को शेयर किया। मान लो इसका लिस्टिंग प्राइस था 1000 रुपए, आपने 1500 रुपए के अंदर अपने दोस्तों को बेच दिया, जो मार्जिन बचा वो आपका। मीशो का एक क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन था कि जो रीसेलर बेचना चाहता है वो हमारे ऊपर रजिस्टर करे, जो भी अपने मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करे। सारी हैवी लिफ्टिंग हम करेंगे, कैसे वो डिलीवर होगा, कैसे कैश ऑन डिलीवरी हैंडल होगी, कैसे रिटर्न देखा जाएगा, सब कुछ हम देखेंगे। तो इस रीसेलर कमीशन वाले मॉडल के चक्कर में ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए हाउसवाइफ्स के अंदर। मुझे आज भी याद है, मेरी मासी रीसेलर थी मीशो की, वो सबको लिंक भेजती थी कि देखो ये ले लो, ये ले लो, ये लो। प्लस टियर 2 टियर 3 सिटीज की जो औरतें थी उनके लिए भी एक रेवेन्यू मॉडल बन गया, जहां पर वो अपने फ्रेंड्स कलीग्स को प्रोडक्ट बेच सकते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ा मोड पता क्या था, अभी टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर लोग ऑनलाइन खरीदने से डरते हैं, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी भी हो तो भी उनको डर लगता है। बट यहां पर रीसेलर इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में क्या हुआ, अगर मेरी मासी मेरी मम्मी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करेगी तो हाई चांसेस है मेरी मम्मी मासी पे ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट ले लेगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही कम खर्चे के अंदर बहुत सारे कस्टमर को एक्वायर कर पा रहे थे। 2016 के अंदर वाई कॉम्बिनेटर से भी इन्होंने सीड फंडिंग ली। उसको ज्वाइन करने के बाद में फेसबुक को भी इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई दिया, तो उन्होंने भी अर्ली लेवल के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी। बट फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, पैसा आ गया था, कस्टमर आपका प्रोडक्ट भी यूज कर रहे थे, पर बिजनेस नहीं बन पा रहा था। मीशो उस टाइम पे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज थी ना, उसके अंदर ई कॉमर्स का चेहरा बन गया था। इन्होंने सोशल कॉमर्स को इंडिया पे ढंग से इंट्रोड्यूस किया था, वीसी से दबा के फंडिंग भी मिल रही थी, बट कंपनी का बिजनेस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। अब 2019 के अंदर इन्होंने डिसाइड किया हम फैशन के अलावा और भी प्रोडक्ट बेचेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होम अप्लायंसेज हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हो गई, जिसके चक्कर में इन्होंने सोचा था टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर ये छा जाएगी। बट 2020 के अंदर आता है कोविड, जिसके चक्कर में दुनिया रुक सी जाती है। इनका जितना भी रीसेलर नेटवर्क होता है वो अपने प्रोडक्ट को उस लेवल पे नहीं बेच पा रहा होता है, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे होते हैं, कमाइयाँ रुक गई होती है। इनकी जो मेजर ऑडियंस होती है टियर 2 टियर 3 सिटीज वाली, वो एडिशनल स्पेंड नहीं करना चाहती, जैसे कि फैशन के ऊपर, जिसकी वजह से एक तरह से इनको नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। बट यहीं पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी इनके साथ में होती है, जहां पर लोग ऑर्गेनिकली इनके प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाते हैं।
नाम तो बन ही गया होता है। मेरी मम्मी ने मीशो से एक बार तो प्रोडक्ट ले लिया था, अब वो मुझे कहती है कि बेटा मीशो से देखियो, मीशो से देखियो, मीशो से देखियो। मम्मी खुद से मीशो से लेने से कतराती थी, बट एक बार वहां से लेने के बाद मैं ट्रस्ट हो चुका था। उसके बाद उन्होंने हमको कहा कि भाई आप भी प्रोडक्ट मुझे दिलाओ, तो वहां से मीशो को एक नया एवोल्यूशन शुरू होता है जहां पर लोग डायरेक्टली मीशो से लेने लग जाते हैं। तो एक जगह पे रीसेलर वाला बिजनेस नीचे जा रहा होता है, बट जो डायरेक्ट ऑर्गेनिक बिजनेस होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। फिर आता है 2021, जो कि इनके लिए सबसे बढ़िया ईयर साबित होता है अगर हम फंडिंग टर्म्स में बात करके चले तो। $300 मिलियन सीरीज ई राउंड में ये रेस करते हैं, $570 मिलियन ये सीरीज एफ राउंड में रेस करते हैं, जिससे इनकी वैल्यूएशन $4.9 बिलियन पे पहुंच जाती है। अब इतना सारा पैसा आने के बाद में प्लस ये देखते हैं बहुत सारी कंपनीज अब ग्रोसरी के अंदर भी घुस रही है, तो ये सोचते हैं हम भी भाई ग्रोसरी एफएमसीजी के अंदर घुस जाते हैं। उस टाइम पे मीशो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, चाहे सोशल कॉमर्स की बात करके चलो या फिर लाइव कॉमर्स की बात करके चलो। होम शॉप 18 देखा था आपने, जहां पर टीवी पे आके आपको प्रोडक्ट बेचा जाता था, उसी तरीके से लाइव ऐप के अंदर बेचा जा रहा था प्रोडक्ट। वहां पर भी इनका बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आ रहा था। साथ में एफएमसीजी के ऊपर भी इन्होंने कंसंट्रेट करना शुरू किया। ये लोग क्या करते हैं, जो इनके रीसेलर्स होते हैं ना, ये उनको ग्रोसरी ओनर बना देते हैं कि भाई आप हमारे ग्रोसरी का बिजनेस हैंडल करो। इसके चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा बर्न करना पड़ता है, और एफएमसीजी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर मार्जिन कम था क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा पैसा जला रहे थे। इस चक्कर में जो इनका एफएमसीजी वाला बिजनेस होता है वो 90% तक स्केल डाउन हो जाता है। अब इसके बाद में मीशो फिर से पिवट करता है, जहां पर वो मार्केट प्लेस मॉडल के अंदर आ जाता है। मार्केट प्लेस मॉडल का मतलब क्या हुआ, मैं एक प्लेटफॉर्म बनाता हूं जहां पर बहुत सारे सेलर्स को रजिस्टर करता हूं, उनको कहता हूं कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक है, अब जितनी भी सेल आएगी उसके अंदर मैं आपसे एक कमीशन लूंगा, जैसे फ्लिपकार्ट करता है, जैसे अमेजॉन करता है, या फिर मैं कहूंगा आज के टाइम पे जोमेटो स्विगी वाले भी करते हैं। बट मीशो ने कहा कि भाई मैं कोई कमीशन ही नहीं लूंगा, हम 0% पे ऑपरेट करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब इनका आइडिया क्या होता है कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक है, लोग आएंगे, प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, अब खरीदने के बाद में उनको डिलीवर भी तो करना होगा। डिलीवर हम करवाएंगे, मीशो वाले करवाएंगे, जहां पर ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जो कंपनीज होती है उनके साथ में टाई अप करेंगे और उसके बीच में से कट ले लेंगे। जैसे एग्जांपल अगर इनको कॉस्ट आ रही है 80 रुपए, इन्होंने सामने वाले सेलर से 100 रुपए चार्ज कर दिया, 20 रुपए इनका बन गया और बिजनेस बन गया। इनकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, इस चक्कर में इनको रेट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव मिल जाते थे। अब सवाल ये निकल के आता है, ठीक है बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया, बट ये टियर 2 टियर 3 सिटीज को कैसे कैप्चर करता है? देखो सबसे पहली चीज क्या थी, इनके पास में रीसेलर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसकी वजह से इनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मार्केट के अंदर लोग इनको ट्रस्ट कर पा रहे थे। दूसरा, इनका विजन क्या था, हर प्रोडक्ट को 500 रुपए से नीचे बेचना है, सब कुछ 500 रुपए से नीचे, जिसके चक्कर में जो अनब्रांडेड अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेने वाली ऑडियंस है, जो मेजरली टियर 2 टियर 3 सिटीज में बैठी थी, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दी। एक आइडिया के लिए बता देता हूं, इनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू था वो 400 रुपए का था, जहां अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करके चले, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, 1400-1500 रुपए के आसपास का एवरेज ऑर्डर वैल्यू था। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये हुआ एवरेज एक बंदा एक बारी में कितने रुपए का प्रोडक्ट इनके प्लेटफॉर्म से लेता है। अगली चीज थी लोकलाइजेशन। इन्होंने लैंग्वेज के साथ साथ में ये भी समझा कि जो इनकी टारगेट ऑडियंस है उसके पास में बहुत खतरनाक इंटरनेट नहीं है। इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का यूआई बहुत ही सिंपल रखा और इस तरीके का बनाया कि वो 3G इंटरनेट के ऊपर भी आराम से चल जाए। साथ में ट्रस्ट और सिक्योरिटी के लिए इन्होंने रिटर्न का ऑप्शन भी रखा, साथ में कैश ऑन डिलीवरी भी रखा। हाँ, बीच में कुछ केसेस निकल के आए थे जहां पर नकली प्रोडक्ट्स इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिक रहे थे, उसके बाद में वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जितने भी फैक्टर मैंने बताए ना, इन सब के समअप से ना एक इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से भारत के ऊपर रूल कर रहे हैं। अब इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज वाली ऑडियंस थी ना, वो बहुत ज्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हुई। 80% जो ऑर्डर वॉल्यूम आ रही थी ना, वो टियर 2 सिटीज से ही आ रही थी। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से ये अमेजॉन से भी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इनका जो मंथली एक्टिव यूजर बेस है वो 32% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा था वर्सेस अमेजॉन के 13% के। इन्होंने एक जमाने में टोटल ई कॉमर्स जितनी भी एप्स थी उसके 48% डाउनलोड्स इकट्ठे कर लिए थे। मतलब इतना ज्यादा लोग इनको पसंद कर रहे थे। बट कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। ये सब कुछ तो हो रहा था, बट कहीं ना कहीं ये दबा के लॉसेस कर रहे थे। इन्वेस्टर से पीछे से प्रेशर आ रहा था, कहा जा रहा था इनकी फंडिंग भी नीचे जा सकती है, इनको मार्केट से फंड्स नहीं मिल पा रहे थे। इसी के बीच में इन्होंने अगेन पिवट मारा, जहां पर इन्होंने अपने खर्चों को बहुत कम कर दिया, मार्केट एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट निल कर दिए, बहुत सारे टीम मेंबर्स को निकाला गया। और यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज पता क्या हुई,
ऑलमोस्ट मार्केटिंग स्पेंड जीरो करने के बावजूद भी इनकी ऐप के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बरकरार था। 80% लोग थे जो कि रिपीट कर रहे थे। इसके साथ में अपने बिजनेस मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए जिसकी वजह से आज ये प्रॉफिटेबल हो पाए। सबसे पहला और बड़ा चीज था, जहां खाली पहले डिलीवरी की कमीशन के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे, अब इन्होंने एड रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। यहां पर क्या हुआ कि भाई हम तो 0% प्लेटफॉर्म है, बट अगर आपको हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे ऊपर आना, अगर कोई भी कुछ सर्च मारता है, अगर आप चाहते हो आपकी सेल बढ़े, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड चला सकते हो। हम Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ये चीज देखते हैं, ये भी उसी चीज को कर रहे थे। अगस्त 2022 के अंदर इन्होंने $100 मिलियन का एड रेवेन्यू का रन रेट जनरेट किया था। इसके साथ में इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनके पास में वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी, इन्होंने अपने लॉजिस्टिक वाले पार्टनर्स के साथ में नेगोशिएट करना शुरू किया। जहां जहां कॉस्ट कटिंग हो सकती थी वहां वहां कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी। साथ में मुझे लगता है बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया गया, इन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया, वॉल्वो, जिसका मतलब था वैल्यू मूवमेंट। अब ये कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर ये खुद से लॉजिस्टिक पूरी एंड टू एंड सर्विस जनरेट कर रहे थे। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर आसपास के जितने भी कोरियर पार्टनर्स है ना, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया। अब इनका प्लेटफॉर्म देखता था कि भाई जो ऑर्डर आया है वो किसको देना है। क्या जो इनके पुराने पार्टनर्स है, क्या वो डिलीवरी, ई कॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस बी, ब्लू डार्ट को देना है, या फिर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई और बंदा है जो कि बेटर रेट के ऊपर बेटर एफिशिएंसी से डिलीवर कर सकता है। 2022 की स्टार्टिंग के अंदर ऑलमोस्ट 35% जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का शिपमेंट होता था इंडिया के अंदर, वो मीशो से ही आता था। जहां Amazon, फ्लिपकार्ट खुद का डिलीवरी नेटवर्क होने के चक्कर में मार्जिन बना पा रहे थे, मीशो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो ये प्लेटफॉर्म बनाने की वजह से मीशो वालों को 5 से 7% का कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिला। 5 से 7% मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और इनका कहना था कि जब हम स्केल कर देंगे ना, तो अगेन 5 से 7% और बढ़ा देंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये 5-7% से होता क्या है। भाई जिस लेवल पे डिलीवरी कर रहे हैं ना, 5% बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 के रन रेट के हिसाब से बात करके चले तो 1.3 बिलियन ऑर्डर्स ईयर इन्होंने डिलीवर किए हैं। 1.3 बिलियन ऑर्डर्स। अब 5 से 7% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अगर 2024 के मिड तक बात करके चले तो इन्होंने वॉल्वो को 20% जो ऑर्डर वॉल्यूम होती है वो दे दी थी, और कुछ ही महीने आते आते 40% तक दे दी थी। अभी तो ये कहना है कि 50% से ऊपर वॉल्वो के पास ही जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा ना, डिलीवरी के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि उनको जो मेजर बिजनेस लाके देता था वो मीशो लाके देता था। अब मीशो डायरेक्टली खुद ही काम करने लग गया है। जुलाई 2024 के अंदर इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई हम पैट लेवल के ऊपर प्रॉफिटेबल आ गए। कोई भी इस टाइप का ई कॉमर्स प्लेयर इंडिया के अंदर नहीं था जो कि प्रॉफिटेबल हो पाया था। ये पहली कंपनी बनी जिन्होंने पैट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी। और अभी रिसेंटली खबर निकल के आ रही है कि आईपीओ निकाल सकते हैं। ये $1 बिलियन रेस करेंगे 10 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। इन्होंने कुछ बैंकर्स भी रख लिए हैं जो कि सारा आईपीओ का पूरा सीन देखने वाले हैं। बट कहानी ये है, 2021 के अंदर इनकी 4.9 बिलियन की वैल्यूएशन थी। अभी के टाइम पे इतने एक्स वैल्यूएशन होना क्या जस्टिफाइड है या फिर नहीं है? हाँ, जिस जमाने के अंदर स्टार्टअप्स लॉस कर रही है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बट क्या ये जस्टिफाइड है? कंपनी ने क्लियर किया है कि भाई हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हम ये जो आईपीओ निकाल रहे हैं हम लिक्विडिटी के लिए कर रहे हैं, ताकि जिन्होंने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया है उनको कुछ पैसा मिल सके। अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो इन्होंने 2022 के डाउन राउंड किया था जब इनको पैसे नहीं मिल रहे थे 3.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। उसके हिसाब से 2.5 गुना आपकी वैल्यूएशन बढ़ गई है। क्या ये जस्टिफाइड है? हाँ, यहाँ पे ये डिस्कशन हो सकती है कि 0% कमीशन मॉडल पे भी इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर ली है जहां पर बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। इन्हीं जैसा मॉडल अभी रिसेंटली ही फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी के नाम से निकाला। Amazon भी 0% पे जाएगा। इस सारे के सारे कॉम्पिटिटर 0% पे जाने हैं। ONDC हम देख रहे हैं ना, वो भी तो 0% पे ही ऑपरेट कर रहा है। तो क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड होगी या नहीं होगी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। अभी कुछ टाइम के अंदर ही कंफर्म हो जाएगा कि भाई कितना पैसा रेस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसी साल हमको इनका आईपीओ देखने को मिलने वाला है। एक प्रो जो मैं सोचता हूं वो यही है कि जो इनका 85% कंज्यूमर बेस था वो इनका रिपीटेड ऑर्डर बेस है, मतलब वो बार बार लेता है। मैंने बहुत सारे सेलर से सुना है कि मीशो पे प्रोडक्ट बेच के आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, वहां पर बहुत मुश्किल है पैसे कमाना एज अ सेलर। मैंने लोगों से सुना है कि मीशो के ऊपर जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी ऐसी ही होती है,
बट अगर रिपीटिशन 85% का आ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई लोग तो खुश होंगे। अभी के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। अभी रिसेंट टाइम की बात करके चले तो रिलायंस शीन को इंडिया में लेके आया है, जो कि चाइनीज ऑल्टरनेटिव है कपड़ों का, जो कि बहुत ही सस्ते रेट के अंदर प्रोडक्ट बेचेंगे। तो क्या मीशो रिलायंस के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कंपीट कर पाएगा? क्या शीन की क्वालिटी से, लो प्राइस से क्या वो कंपीट कर पाएगा? क्या कॉपीकैट स्टार्टअप से मीशो बच पाएगा? क्या रेगुलेटरी चैलेंज से मीशो बच पाएगा? ये तो टाइम ही बताएगा। तो चलिए इसी के साथ में आज की केस स्टडी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा किस तरीके से मीशो ने पिवट किया एक के बाद एक। यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है कि भाई जरूरी नहीं है डे वन पे जो हम कर रहे हैं वही सही है। बस करते रहो और समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। मेन चीज है आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना। अगर नीयत अच्छी हो ना तो किस्मत और तकदीर अपने आप बन जाती है। इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहज़ादा मैं हुआ जो रानी तू